आज जी 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 जैसे कि आज है 397वां योग आहार दिवस। तो इस दिवस पर हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि बने हुए हैं आदरणीय सुधीर जी चक्रवर्ती साहब। और आप लगातार आज चौथा दिन है बीजों की अलग अलग विधाओं पर, बीज निर्माण से लेकर बीज अंकुरण से लेकर उसके भंडारण तक की कहानी और जो विधियां आपने बताई। आज का विषय क्या होगा और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम बीज रूल और यानी जो नियम है कैसे संरक्षण के, उस पे भी चर्चा करेंगे। तो आदरणीय आपको का सादर स्वागत है। आप आइएगा और चर्चा शुरू की जाए। नमस्कार सदन में सभी मित्रों को। आज चौथा दिन है, जैसा दिनेश जी ने बताया। पहले दिन हमने चर्चा की थी बीज के बारे में, बीज क्या होता है, बीज का महत्व क्या है। और दूसरे दिन हमने ये बात किया था कि जैविक बीज कैसे बनाया जाता है, वैदिक पद्धति, वैदिक सिद्धांत क्या होते हैं बीज के लिए। कल हमने बात किया था बीज के गुणवत्ता के बारे में। आज हम बात करेंगे बीज के नियम के बारे में, किन नियमों के अंतर्गत बीज का उत्पादन करना चाहिए और जिससे कि बीज की गुणवत्ता और उसकी शुद्धता बनी रहे। उसके पीछे का विज्ञान क्या है और उसको किसानों के खेत में किस तरीके से प्रैक्टिकली किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ प्रेजेंटेशन। तो आज का चौथा सत्र है, इसमें बीज नियम के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। बीज गुणन के कितने चरण होते हैं, जो सीड मल्टीप्लिकेशन होता है उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में बताएंगे हम। किसी भी नई प्रजाति के बीज का गुणन 4 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण केंद्रक बीज होता है, जिसको हम न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं। प्रजनक या ब्रीडर द्वारा बनाए गए नई प्रजाति की बीज का ये पहला चरण होता है। सामान्यतः ये बहुत ही सीमित मात्रा में, यानी कि कुछ ग्राम या कुछ किलोग्राम में ही उत्पन्न होता है, जो फसल की नई किस्म के बीज के उपज के प्रकार पर निर्भर करती है। जिस तरह का फसल होगा उसके हिसाब से बहुत थोड़े से पॉपुलेशन से, कुछ ही सीमित संख्या के पौधों से ये बीज मिलता है प्रजनक को, ब्रीडर को। तो इसलिए ये कभी कुछ ग्राम में होता है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, या कुछ अलग फसलों में वो कुछ किलो में होता है, 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो भी हो सकता है। इस तरीके से रहता है। इस बीज से आगे जो अगला चरण होता है वो प्रजनक के बीज कहते हैं उसको, या ब्रीडर सीड कहते हैं। जिन्होंने ये वैरायटी डेवलप की है उनके ही नाम से, मतलब उनके नाम से, मतलब ब्रीडर के नाम से। ब्रीडर का अपना पर्सनल नाम नहीं डाला जाता उसमें, इसको ब्रीडर सीड कहते हैं। ये न्यूक्लियस सीड या केंद्रक बीज की संतति है, उसी का प्रोजनी है, और इसे मूल प्रजनक या प्रायोजित प्रजनक द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो ब्रीडर हैं वो या ब्रीडर के द्वारा ही किसी और को अपॉइंट किया जाता है, उनके ही सहयोगी द्वारा। सहयोगी ब्रीडर जो होते हैं, एसोसिएट ब्रीडर जो होते हैं, क्योंकि ब्रीडर की टीम होती है, तो उनमें से ही ब्रीडर की टीम ही इस ब्रीडर सीड को मल्टीप्लाई करती है। न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो उनके ही हाथ में होती है। इसके बाद तीसरा जो चरण होता है वो होता है आधार बीज या फाउंडेशन सीड, जिसको कहते हैं। ये प्रजनक बीज की संतति है, ये ब्रीडर सीड का ही प्रोजेनी है, अगला प्रोजेनी है। अतः इसको प्रजनक बीज या आधार बीज से उत्पादित होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये कि ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है, फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसको या फिर फाउंडेशन सीड से ही फाउंडेशन सीड का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार में मैं आगे बताऊंगा। आधार बीज से उत्पादित होना आवश्यक है। आधार बीज को खेत में के साथ साथ प्रयोगशाला में भारतीय बीज प्रमाणन मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो बीज के जो नियम होते हैं, बीज के जो स्टैंडर्ड होते हैं, सीड स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन होता है। ब्रीडर सीड तक जो है ब्रीडर खुद सारी चीजें अपने लेवल पे कर रहे हैं।
तो इसलिए वहाँ पे उनके जो मानदंड है वो उनके खुद के मानदंड होते हैं। लेकिन जब वो फाउंडेशन सीट के लेवल पे आ जाता है तो वो जो सीट स्टैंडर्ड्स हैं उनका मानदंड वहाँ पे अप्लाई होता है, और उसके हिसाब से खेत में और प्रयोगशाला में उसकी टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग होने के बाद उसका जो कंप्लायंस जो है वो पूरा होना चाहिए, मानदंडों में पूरा होना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। आधार बीज या फाउंडेशन सीड जो है उससे जो अगला स्टेज होता है वो होता है प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड, जो कि कमर्शियल लेवल के लिए होता है। जो किसान बीज खरीदते हैं सर्टिफाइड सीड उनको मिलता है, फाउंडेशन सीड नहीं मिलता है। जो किसान कमर्शियल क्रॉप जो पैदा करने के लिए बाजार में बेचने के लिए जो फसल उगाते हैं वो सर्टिफाइड सीड होता है, प्रमाणित बीज होता है। ये आधार बीज की संतति होती है, ये फाउंडेशन सीड से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो अतः ये फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी होती है। इसे भारतीय न्यूनतम बीज मानक नियम 1988 के निर्धारित बीज प्रमाणन के मानकों को पूरा करना चाहिए। यहाँ पे ये जो सीड है ये किसानों के लिए रिलीज होने के पहले इस बीज के जितने भी नियम होते हैं, आगे हम बताएंगे, उन नियमों के अंतर्गत जो मानक है, स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो खरा उतरना जरूरी है। स्वपरागित फसलों में प्रमाणित बीजों से प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा सकता है। ध्यान से इसको सुनिए। स्वपरागित फसलों में, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में सर्टिफाइड सीड से सर्टिफाइड सीड का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है यदि यह आधार बीज अवस्था 1 के 3 पीढ़ियों से आगे नहीं जाता है। मतलब इसके पहले जो फाउंडेशन सीड से मल्टीप्लिकेशन हुआ था सर्टिफाइड सीड का, फाउंडेशन सीड के लेवल पे वो फाउंडेशन टू फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन सीड टू फाउंडेशन सीड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 जनरेशन तक हो सकता है। मतलब बीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनाया, फिर फाउंडेशन सीड से फर्दर फाउंडेशन सीड बनाया, फिर उस फाउंडेशन सीड से फिर से हमने फाउंडेशन सीड बनाया, और फिर तीसरी बार हमने फाउंडेशन सीड से फाउंडेशन सीड बनाया। ये 3 बार हम फाउंडेशन सीड को मल्टीप्लाई करके फाउंडेशन सीड, उससे जो सर्टिफाइड सीड बन रहा है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हो सकता है। लेकिन अगर चौथी पीढ़ी है तो उसको वापस जाना पड़ेगा इसके लिए, फिर से फाउंडेशन सीड के लिए। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन सीड टू फाउंडेशन सीड का, वही अगर इस्तेमाल हो रहा है सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए, तो उस सर्टिफाइड सीड से हम 3 बार सर्टिफाइड सीड बना सकते हैं। मतलब फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड बनाया, फिर सर्टिफाइड सीड से हमने एक बार और सर्टिफाइड सीड बनाया, फिर और एक बार सर्टिफाइड सीड बनाया। तीसरे जनरेशन के बाद फिर से हमको सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए फाउंडेशन सीड लेना जरूरी है, और वो फाउंडेशन सीड जो फर्स्ट स्टेज का फाउंडेशन सीड होना जरूरी है। मतलब बीडर से फाउंडेशन जो मल्टीप्लाई हुआ है वो फाउंडेशन सीड अगर हमारे पास है तो उससे हम 3 बार सर्टिफाइड सीड बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्वपरागित जो फसल है उनके लिए, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए। लेकिन अगर परागित फसल है तो उसमें प्रमाणित बीज का उत्पादन आधार बीज से ही किया जाना चाहिए। मतलब सर्टिफाइड सीड का उत्पादन मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाउंडेशन सीड से ही होना चाहिए हर लेवल पे। उसमें सर्टिफाइड सीड को हम बार बार 3 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए। बीज प्रमाणीकरण क्या है? सीड सर्टिफिकेशन या बीज प्रमाणीकरण, ये विभिन्न फसलों के अधिसूचित की प्रजातियों के बीजों की आनुवंशिक शुद्धता, मतलब जो अलग अलग फसल होते हैं उनके जो नोटिफाइड वेराइटीज हैं, अधिसूचित मतलब नोटिफाइड जो वेराइटीज हैं, उनके बीजों की आनुवंशिक शुद्धता सुनिश्चित करते हुए किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने एवं मौसम के अनुसार समय से उपलब्ध करने की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सीड सर्टिफिकेशन का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो नोटिफाइड वेराइटीज है, पहली बात तो ये कि सीड सर्टिफिकेशन जो है केवल नोटिफाइड वेराइटीज का होता है। जो वेराइटीज नोटिफाइड नहीं है उनको वो सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन उनका एक्सेप्ट नहीं होता है। वो नोटिफाइड वेराइटीज क्या होती हैं? जो किसी सरकारी संस्था या सरकारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है या कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो वैरायटीज डेवलप होती हैं
उनको सरकारी सिस्टम के अंतर्गत उसको रिलीज किया जाता है और वो नोटिफाइड होता है सरकारी गैजेट में। हर साल बहुत सारे वैरायटीज जो है वो रिलीज होते हैं और गैजेट निकलता है। उस गैजेट में जो जिन बीजों का नाम आता है उनको नोटिफाइड कहते हैं। तो वो नोटिफाइड वैरायटीज के जो हैं वैरायटीज हैं उनकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए किसानों के लिए जो है निरंतर उनकी अवेलेबिलिटी सीजन के हिसाब से अवेलेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए ये एक प्लान्ड प्रोसेस है सीड सर्टिफिकेशन। बीज प्रमाणीकरण बीज गुणन तथा उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत प्रणाली है। सीड सर्टिफिकेशन जो है सीड मल्टीप्लिकेशन और सीड प्रोडक्शन, सीड मल्टीप्लिकेशन और सीड प्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं बताऊं कि क्या टर्मिनोलॉजिकली क्या डिफरेंस होता है। सीड मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बनाना, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनाना और फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड बनाना, ये तो है मल्टीप्लिकेशन। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को मल्टीप्लिकेशन या गुणन कहते हैं। बीज उत्पादन सर्टिफाइड सीड से जब हम बहुत लार्ज वॉल्यूम में, बहुत बड़े मात्रा में जब हम बीज बना रहे हैं किसानों को देने के लिए, जिससे किसान अपने फसल उगाते हैं, वो है बीज उत्पादन की प्रक्रिया। तो इन दोनों प्रक्रिया में, इन दोनों अवस्था में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसका एक लीगल फॉर्मेट है, उसके अंदर जो है ये सारी चीजें होती हैं और इसके अंदर आनी चाहिए। उसके अंदर वो स्वीकृत प्रणाली जो है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से अगर ये सारा कुछ होता है तो हम उसकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल क्वालिटी को मेंटेन करते हुए किसान को अच्छा उत्तम क्वालिटी का बीज हम दे पाते हैं। ये है इसकी आधार। बीज प्रमाणीकरण के लिए नामपत्र या टैग, सीड टैग, जब आप बीज खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि जब सर्टिफाइड सीड या कोई भी सीड आप लेते हैं तो उसमें टैग लगा होता है, उसके जो थैला होता है उसके अंदर एक टैग लगा होता है। तो वो विभिन्न प्रकार के बीजों के लिए वो टैग देख के समझ में आता है कि वो बीज किस चरण का है या किस स्टेज का है। जैसे न्यूक्लियर सीड जो होता है या जो केंद्रक बीज होता है उसमें कोई टैग नहीं होता, क्योंकि वो ब्रीडर के अपने पास ही रहता है, ब्रीडर ही खुद अपने पास अपने लेवल पे मैनेज करता है, तो इसलिए उसमें कोई टैग नहीं होता है। जो ब्रीडर सीड बनाते हैं न्यूक्लियर सीड से या केंद्रक बीज से, जो प्रजनक बीज बनाते हैं, उसमें टैग होता है जो पीले रंग का होता है और उसका साइज इसमें दिया हुआ है, जो आप प्रेजेंटेशन जो हम ग्रुप में डालेंगे तो उसमें आप डिटेल में देख लेंगे। ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनाते हैं तो उसका अलग टैग होता है, उसका रंग अलग होता है, उसका साइज अलग होता है, उसमें जो डिटेल लिखा हुआ होता है वो सब अलग होता है, वो सफेद रंग का टैग होता है। और उसके बाद सर्टिफाइड सीड जो होता है उसमें वो नीले रंग का टैग होता है। ये हमने चित्र इसमें दिया हुआ है, अलग अलग तरीके का टैग और उसका उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ रहता है वो आप अलग से बाद में देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया या सीड सर्टिफिकेशन का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो क्या होता है। बीज सामग्री की उत्पत्ति का स्रोत सबसे पहले ये देखा जाता है। जब आप सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि आपका जो बीज सामग्री है, जो सीड है, उसका स्रोत क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है। बीज फसल की बुआई के पूर्व बीज स्रोत का सत्यापन करना अनिवार्य है, तो उसके ऑथेंटिसिटी जो है वो जाननी, समझनी और बतानी जरूरी होती है। इसके बाद खेत का निरीक्षण आता है। जब आपने फसल उगाना शुरू कर दिया, बीज की बुआई कर दी, तो खेत में निरीक्षण किया जाता है। बीज के लिए उगाई जाने वाली फसल का मूल्यांकन तथा खेत में विभिन्न प्रकार की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पार्थक्य दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस, भौतिक मिश्रण की संभावना या फिजिकल मिक्सिंग अगर पॉसिबिलिटी है उसकी होने की, खेत के अंदर की बात कर रहा हूँ, अलग प्रजाति के वजह से, जो कल हमने गुणवत्ता की बात की थी उसमें इसके बारे में हमने बताया था, या नामित रोगों का प्रसार, जो डेजिग्नेटेड डिजीज होते हैं उस फसल के अंदर, उनका वो फैल रहा है उसके अंदर, ऐसा कुछ है वो देखा जाता है फील्ड में। आपत्तिजनक खरपतवार, जो कोई ऐसा वीड है
खरपतवार है जिसका बीज इसके साथ मिक्स हो सकता है, उसी प्रकार का होता है फसल, और फसल के प्रकार का ही खरपतवार होता है, उसका बीज उसके साथ मिक्स हो जाए तो उसको अलग नहीं किया जाता। तो ये खेत में ही उन पौधों को देखना जरूरी होता है। इत्यादि बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चरणों में निरीक्षण करना अनिवार्य है। तो ये निरीक्षण जो है खेत का, ये एक ही बार नहीं होता है, 3 अलग अलग चरणों में होता है। पहला चरण होता है जो वानस्पतिक वृद्धि जब होती है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, फूल आने के पहले, जैसे मैंने कल बताया था। दूसरा चरण होता है जब फूल आ गए हैं, उस समय फूल आने के दौरान किसी भी समय वो निरीक्षण किया जाता है। और वो निरीक्षण कौन करता है? सीड इंस्पेक्टर करते हैं, जो सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर होते हैं वो करते हैं। जहाँ पे आपने एप्लीकेशन किया है सर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये सीड सर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है ये सरकार द्वारा संचालित होती है। इसमें किसान का जो रोल है वो केवल बीज उत्पादन का होता है, बाकी जो निरीक्षण और सर्टिफिकेशन जो है वो सरकारी तंत्र से होता है। तो वो सीड सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर जो है वो फील्ड में आते हैं और वो देखते हैं कि ये सारी चीजें जो है, आइसोलेशन डिस्टेंस ठीक है कि नहीं, या किसी तरह का फिजिकल मिक्सचर अगर जो बीज है उसमें आ गया है बोने के समय या बोने के बाद और कोई प्रजाति का आ गया तो वो फील्ड में दिखता है तो उसको निकाला जाता है। या जो रोग हैं डेजिग्नेटेड, कुछ स्पेसिफिक जो डिजीज है उस फसल में, उस वो रोग जनित अगर कोई ग्रसित कोई अगर पौधा है तो उसको निकाला जाता है। या फिर जैसे आपत्तिजनक खरपतवार या वीड का हमने बताया, इत्यादि बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चरणों में 3 चरण होते हैं। पहला वानस्पतिक स्थिति जो है वेजिटेटिव स्टेज, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज फूल जब आ रहे हैं, तीसरा जब फल आ गए हैं और तुड़ाई कटाई के पहले, ये 3 स्टेज में होता है। और इसका जो नमूना परीक्षण किया जाता है, जब सीड आपका बन गया है, हार्वेस्टिंग हो गई है, तो भी इसका परीक्षण होता है। उस समय सैंपल ड्रॉ किया जाता है और वो नमूना लेके प्रयोगशाला में जो है परीक्षणों द्वारा उत्पादित बीज के का मूल्यांकन किया जाता है। ये तो हो गया, जैसे हमने कल बताया था, जर्मिनेशन टेस्ट वगैरह, फिजिकल प्योरिटी टेस्ट, और ये सारी चीजें जो हैं, कोई डिजीज सीड है कि नहीं है, ये है नमूना परीक्षण का। लेकिन और साथ में और 2 तरीके के परीक्षण होते हैं उसी दौरान। एक होता है तुलनात्मक परीक्षण, जिसमें स्रोत से लिए गए प्रारंभिक नमूने, जो जब आपने एप्लीकेशन किया था उस समय एक सीड का सैंपल वहां पे जमा करवाना होता है, जो बीज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, उसका सैंपल, और साथ में जो आप उत्पादन होने के बाद जो सैंपल नमूना जो ड्रॉप किया गया वो, और अंतिम नमूना जो है जो प्रोडक्शन होने के बाद, और उनको एक मानक नमूने के साथ जो वो वैरायटी का उनके पास सैंपल रहता है, नोटिफाइड वैरायटी है तो उनके पास नोटिफाइड वैरायटी का सैंपल रहता है जो उनके पास रहता है। ये तीनों को साथ में उगा के और कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, तुलनात्मक परीक्षण होता है। और उसमें अगर सब तीनों एक जैसे दिखते हैं, जो सीड आपने इस्तेमाल किया है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो सीड आपने तैयार किया है, और जो उस नोटिफाइड वैरायटी का सीड उनके पास है, जो कह सकते हैं कि फाउंडेशन सीड हो सकता है वो, तो उन तीनों में जब गुण एक जैसे दिखते हैं तब उसको पास किया जाता है। और इसी प्रकार और एक परीक्षण होता है जिसको ग्रो आउट टेस्ट या उगाकर परीक्षण कहते हैं। इसमें केवल आपकी जो वैरायटी है उसी को टेस्ट किया जाता है, उसको उगाया जाता है और उसके सारे कैरेक्टर्स को फील्ड में देखा जाता है फूल आने तक या कभी कभी फल आने तक, कि ये होता है पॉपुलेशन प्योरिटी की, मतलब जेनेटिक प्योरिटी जो है उसको चेक करने के लिए कि आपका जो लॉट है उसमें कितना % जेनेटिक प्योरिटी है। अगर 1000 पौधे लगाए हैं तो 1000 पौधे में एक समान गुण वाले पौधे कितने हैं, और वो जो जैसे हमने कल बताया था कि नहीं आ जाएगा वो, उसमें कितनी % प्योरिटी है और कितना मानक से कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से उसको पास किया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है वो होती है टेस्ट के द्वारा। इसके जो चरण होते हैं प्रमाणीकरण के, उस बीज प्रमाणीकरण के चरण जो होते हैं वो पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित 6 चरणों में पूर्ण होती है।
पहला होता है कि आवेदन की प्राप्ति एवं जांच। जो आप एप्लीकेशन करते हैं डिपार्टमेंट में, सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन किया जाता है, तो वो एप्लीकेशन के साथ बीज देते हैं, वो एप्लीकेशन में जो आप डिटेल देते हैं उसकी जांच होती है। इसके बाद बीज की फसल उगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज के स्रोत, वर्ग तथा अन्य आवश्यकताओं का सत्यापन। जो बीज आपने इस्तेमाल करना है उसका स्रोत और उसके जो डिटेल है उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। जो बाकी है जिसमें आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह जो है वो आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, क्या है, वो एप्लीकेशन में भरना पड़ता है और उसका जो है ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। निर्धारित खेत मानक के अनुरूप इसकी पुष्टि करने के लिए खेत में बीज फसल का निरीक्षण, जो मैंने अभी बताया, ये तो पहला दो जो चरण है वो तो वहीं पर होता है, लेकिन तीसरा जो चरण है वो खेत में निरीक्षण के दौरान होता है। इसके बाद फसल की तुड़ाई कटाई के बाद के चरणों में प्रसंस्करण तथा पैकिंग प्रक्रिया तक पर्यवेक्षण होता है। तो इसमें जो प्रोसेसिंग और पैकिंग की प्रक्रिया जो है वो भी सम्मिलित है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो किसान के पास नहीं होती है। किसान तो वो बीज बना के इसके बाद कहीं पे देता है, किसी कंपनी में देता है या जहाँ पे भी, वहाँ पे फर्दर जो काम कार्य होता है वो प्रोसेसिंग का होता है, क्लीनिंग का होता है और पैकिंग का होता है, स्टोरेज का होता है। वहाँ पे भी इसकी चेकिंग की जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंस्पेक्शन है जो सर्टिफिकेशन का, ये बीज जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ले रहे हैं वहां से लेके और किसान के पास जाने के पहले तक कि जो पूरा जो चैनल है उसमें अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पर उसको देखा जाता है कि उसमें कहीं पे कोई बात तो गड़बड़ तो नहीं है। तो नमूने को लेना और बीज मानकों की पुष्टि के लिए विश्लेषण की व्यवस्था करना, जैसे हमने बताया टेस्टिंग का। और इसके बाद फिर बीज प्रमाण पत्र, प्रमाणीकरण, नाम पत्र, लेबल, जो टैग होता है, जैसे अलग अलग टैग हमने, ये सारे इसके बाद इशू किए जाते हैं। तो ये पूरा 6 चरणों में प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया का जो लास्ट स्टेज होता है वो ये होता है सर्टिफिकेट और टैग, ये दोनों दिया जाता है। उसके साथ में लेबल और सील दिया जाता है। वो एक अलग प्रकार का सील होता है, उससे ही सील करना होता है। वो एक बार सील कर लिया तो इसके बाद वो खोल नहीं सकते जब तक उस बीज को इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी प्रक्रिया जो स्टैंडर्ड है और ये इंटरनेशनली सेम होता है, इसमें अलग फर्क नहीं होता है। प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि भी निर्धारित होती है। वैधता अवधि प्रारंभिक प्रमाण पत्र के समय परीक्षण की तारीख से 9 महीने की होती है। साधारणतः जो है ज्यादातर फसलों में जो सीड टेस्टिंग का जो डेट ऑफ टेस्ट लिखा होता है उससे 9 महीने का होता है समय। कुछ फसलों में वो 4 महीने का होता है, जैसे मिर्ची है या वो शिमला मिर्च है, कैप्सिकम और चिली, इनमें वो 4 महीने का समय होता है, क्योंकि उनमें जो उसका जो वायबिलिटी है वो जल्दी खत्म होता है। भौतिक शुद्धता, अंकुरण और कीट से क्षति के संबंध में निर्धारित मानकों के अनुरूप बीज की पुष्टि होने पर वैधता अवधि को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे 6-9 महीने पूरा हो गया, इसके बाद वो बीज बेकार हो गया ऐसा नहीं है, उसकी रीटेस्टिंग होती है। उसका रीटेस्टिंग होने के बाद अगर मानकों के ऊपर ये जो अंकुरण की का वो प्रतिशत है और भौतिक शुद्धता है और उसमें किसी तरीके का कीट का क्षति नहीं है, डैमेज नहीं है, इंसेक्ट डैमेज नहीं है, अगर वो मानकों में खरा उतरता है तो उसको फिर से और 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंशन दिया जाता है और वो रीवैलिडेटेड सीड कहा जाता है उसको। उसका जो टैग होता है उसमें रीवैलिडेटेड लिखा हुआ रहता है। इसके बाद बीज लॉट वैधता अवधि के विस्तार के लिए पात्र होगा। इसके बाद भी फिर से इसका रिवैलिडेशन हो सकता है और फिर से 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंशन मिल सकता है, यदि ये सारे मानक में वो खरा उतरता है। तो इस तरीके से जो एक सीड तैयार हुआ है वो फर्स्ट जो उसका वैलिडिटी होता है 9 महीने का होता है, उसके बाद 6-6 महीने करके उसका एक्सटेंशन होता है अगर टेस्टिंग में वो ठीक मिलता है तो। इसके बाद जैविक प्रमाणीकरण की बात करें तो जैविक प्रमाणीकरण जो आपका फसल का प्रमाणीकरण होता है उसी प्रकार से जैविक बीज का भी प्रमाणीकरण होता है। उसमें कोई अलग नियम नहीं है, क्योंकि जैविक प्रमाणीकरण में एक बात मैं आपको बता दूं
कि जैविक प्रमाणीकरण जो होता है वो उत्पाद का नहीं होता है, जो उत्पाद होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसका सर्टिफिकेशन नहीं होता है। सर्टिफिकेशन उस प्लॉट का होता है, उस फील्ड का होता है, उस खेत का होता है जिस खेत में वो फसल उगाया जा रहा है। ये बात मैं चाहता हूँ कि कृषक भाइयों को अच्छी तरह से मतलब ये समझ में आए कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है वो आपके प्रोडक्ट प्रोड्यूस का नहीं होता है, उस प्लॉट का होता है। जब तक वो प्लॉट सर्टिफिकेशन के अंडर में है तब तक उस प्लॉट से जो भी उत्पादन करेंगे वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कहा जाएगा। तो उसके जो अलग अलग नियम है वो आप लोग को पता है, वो प्रेजेंटेशन में हमने कुछ लोगो हमने दिया है, जो पीजीएस के लोगो हैं या अपेडा के लोगो हैं जो सर्टिफिकेशन में आते हैं। बीज मानक की अगर हम बात करें तो किसी भी बीज लॉट में जो आप देखते हैं बीज का जब पैकेट खरीदते हैं तो उसमें पीछे लिखा हुआ रहता है शुद्ध बीज की मात्रा जो है न्यूनतम स्तर जो है वो दिया रहता है प्रतिशत के हिसाब से। इसी प्रकार अक्रिय पदार्थ या इनर्ट मैटर का अधिकतम स्तर दिया रहता है प्रतिशत के हिसाब से। वो अलग अलग बीजों के लिए, अलग अलग प्रकार के बीजों के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। अन्य फसलों के बीज जो है, अन्य फसलों के बीज मिक्सिंग जो अगर हम कहें तो वो संख्या प्रति किलोग्राम की, इतने बीज प्रति किलोग्राम के हिसाब से अधिकतम मात्रा होती है। अन्य विशिष्ट किस्म, अगर कोई उसी फसल में कोई दूसरी प्रजाति के हैं तो उसका भी संख्या होता है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, उसकी अधिकतम मात्रा होती है। वो स्टैंडर्ड्स है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। खरपतवार के बीज, वो भी संख्या प्रति किलोग्राम के हिसाब से अधिकतम मात्रा निर्धारित की गई है। और जो अंकुरण है, जर्मिनेशन, उसका न्यूनतम मात्रा है जो कि साधारणतः सभी फसलों में 70% होता है। तो पैकेट में आप देखेंगे न्यूनतम अंकुरण जो है वो 70% लिखा होता है, मतलब वो 70% की गारंटी देता है या 70 से ऊपर की गारंटी देता है। कुछ फसलों में वो 60% भी होता है, 60% भी होता है। और इसके साथ में नमी, जो हमने कल बताया था गुणवत्ता में, नमी का बहुत महत्व है। पैकिंग होने के बाद पैकिंग के अंदर नमी कितनी है, उससे उसकी वायबिलिटी निर्धारित होती है। बीज जल्दी खराब हो गया, देर तक अच्छा रहेगा, तो उसके लिए उसकी नमी का भी अधिकतम वो मात्रा प्रतिशत के हिसाब से दी जाती है, और वो साधारणतः 8% होता है। पैकिंग जब की जाती है बीज को, तो जैसे मैंने कल बताया था 4 से 8% के अंदर होना चाहिए, वो भंडारण के लिए होता है। लेकिन सीड पैक करते समय 6 से 8% के अंदर सीड पैक किया जाता है किसी भी पैकिंग में। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे बीज प्रक्रिया की, जो कि किसान को उसको अपने लेवल पे भी कुछ की प्रक्रिया का मतलब है कि बीज की सफाई और उसको सफाई करना और उसको ग्रेडिंग करना। तो उसके लिए जो है साधारणतः बीज जो है अब आप कंपनी में देते हैं या जहाँ जिनके लिए आप तैयार कर रहे हैं उनको देते हैं, तो वहां पे जो होता है वो बीज प्रसंस्करण का प्रवाह चित्र हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अभी बता देता हूँ, आप बाद में उसको देख सकते हैं। इसमें पहले जहाँ पे रिसीव करते हैं, जहाँ पे आप जमा करते हैं, वो प्राप्ति बिंदु होता है। उसके बाद उसका अनुकूलन, कंडीशनिंग होता है और प्री क्लीनिंग की जाती है। उसके बाद उसकी क्लीनिंग की जाती है मशीन के द्वारा। उसके बाद उसका ग्रेडिंग और क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। और उसके बाद उसका सीड ट्रीटमेंट होता है, बीज उपचार होता है, और फिर पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद उसका भंडारण होता है, जो पैक हो गया, जो रिटेल पर्पस के लिए, सेल के लिए होता है, या फिर प्राप्ति बिंदु में ही उसका भंडारण किया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक उसकी प्रोसेसिंग के लिए नहीं दिया जा रहा है, या फिर मतलब कंडीशनिंग और प्री क्लीनिंग के बाद उसको भंडारण किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रवाह चित्र है। सफाई के लिए हमने 2 मशीनों का इसमें बताया है, जो कि सर्पिल विभाजक या स्पाइरल सेपरेटर, सीड सेपरेटर होता है, गोल गोल घूम के जाता है, उसको आप चित्र में देख सकते हैं। वो उससे सफाई किसान के यहाँ पे किया जा सकता है। वो मशीन में कोई बिजली या कोई वो नहीं लगता है, मैकेनिकल नहीं है, ऊपर से आप सीट डाल देंगे, वो घूमते घूमते नीचे आता है और सीट की सफाई हो जाती है। लेकिन इसमें केवल गोल या जो लुढ़कने वाले बीज होते हैं,
जो चपटे बीज होते हैं उसकी सफाई इसमें ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन जो रोल होके नीचे आता है या लुढ़क सकता है, गोल नुमा बीज होते हैं, उस तरीके के बीज जो है इसमें साफ हो सकते हैं। और बिल्कुल साफ सुथरा बीज एक तरफ जाता है, और जो बाकी उसमें जो डस्ट होते हैं या बाकी जो दूसरे कण वगैरह होते हैं या मिट्टी होती है वो अलग निकल जाता है। इस तरीके से इस मशीन ने 2-3 बार अगर आपने बीज को घुमा दिया तो हाथ से सफाई करने के बजाय मशीन से जल्दी साफ हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है सफाई करने का वो होता है चलनी से आप चालते हैं तो बीज के आकार के हिसाब से जो है आप बीज को अलग कर लेते हैं। छोटे बीज अलग हो जाते हैं, बड़े बीज अलग हो जाते हैं, और बीज के अंदर दूसरी वस्तु जो होती है वो भी अलग हो जाती है। ये किसान के स्तर पर जो है चलनी से किया जाता है, लेकिन कंपनी में इसके लिए मशीन होता है, और मशीन में उसको ग्रेडर बोलते हैं, सीड ग्रेडर बोलते हैं, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के चलनी होते हैं, 3 अलग अलग साइज के चलनी होते हैं, और उससे बीज जो है चाल के अलग अलग भागों में निकलता है, अलग अलग तरीके जगह से निकलता है, और उसमें जो अच्छा बीज होता है वो एक तरफ से निकलता है, और उसमें जो धूल वगैरह हल्के जो वस्तुएं होती है वो अलग से निकल जाती हैं। इस प्रकार होता है ये। और दूसरा होता है कि ग्रेविटी सेपरेटर, गुरुत्वाकर्षण विभाजक, जिसमें बीज को वजन के हिसाब से अलग किया जाता है। आप घर में सुपड़ी से जैसे कोई भी अनाज या कुछ भी होता है तो उसमें अगर अलग अलग चीजें हैं तो उसको आप सुपड़ी से वो करते हैं, साफ करते हैं, तो वो सुपड़ी का जो काम होता है वो क्या होता है कि जब आप उसमें से उछालते हैं तो जो भारी बीज है वो कम ऊंचाई तक उछलता है, और हल्का बीज जो है वो ज्यादा ऊंचाई तक उछलता है क्योंकि हल्का होता है। और सुपड़ी को आप अलग अलग दिशा में हिलाते हैं तो उससे जो बीज भारी है वो जल्दी गिरता है, वो एक जगह गिरता है, और जो हल्का बीज है वो देर में गिरता है, वो दूसरी जगह गिरता है। इस तरीके से जो सुपड़ी का काम होता है वही उसी का मशीन जो है वो ग्रेविटी सेपरेटर होता है, जिसमें वो सुपड़ी का हिलने का काम भी होता है, और नीचे से पंखे द्वारा हवा दी जाती है। वो जाली नुमा एक ट्रे होता है, उसके अंदर नीचे से पंखे से हवा दी जाती है, तो हवा की वजह से बीज जो है ऊपर हवा में ऊपर उठता है, और जो भारी बीज होता है कम ऊंचाई तक जाता है, जो हल्का बीज होता है ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, और उस ट्रे को एक एंगल पे झुका हुआ रहता है। तो वो मशीन जब चलता है तो उसमें वही काम होता है जो सुपड़ी से काम होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो चलनी और सुपड़ी का जो काम है वो ग्रेडर और ग्रेविटी सेपरेटर की मशीन से किया जाता है कंपनी के अंदर। इसके बाद बीज की पैकिंग की जाती है, तो पैकिंग की मशीन होती है, सीलिंग की मशीन होती है, ये हमने चित्र में बताया हुआ है, इसको आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो आज का विषय जो है यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। आज हमारे पास मैं समझता हूँ कि ज्यादा समय है प्रश्न उत्तर के लिए, चर्चा करने के लिए। मैं रघुवीर सिंह रावत बोल रहा हूँ देहरादून उत्तराखंड से। जी, अब मेरा ये क्वेश्चन था, मैं बाजार में बहुत सारे पैकेट आते हैं वेजिटेबल्स के जिन पे विभिन्न कंपनियों के वो क्या सर्टिफाइड होते हैं? क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि सर्टिफाइड है, सिर्फ ये लिखा रहता है कि वैरायटी भी नहीं लिखी रहती है, बस कद्दू है तो कद्दू है। और इस तरह का बीज जो होता है क्या ये सर्टिफाइड होता है या किसी कंपनी या नॉन सर्टिफाइड होता है? और सर्टिफाइड होना जरूरी है क्या? ऐसे लॉ है कि आप सर्टिफाइड ही करके बेच सकते हैं? देखिए, बाजार में जो बीज मिलता है उसमें 2 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। एक भाग होता है जो ब्रांडेड होता है, जिसमें पैकेट में बीज का नाम लिखा होता है, फसल का नाम लिखा होता है। उससे ज्यादा जरूरी है कि उसमें एक सामने की तरफ जो है कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम, ये सब लिखा होता है, और फसल का चित्र वगैरह होता है। और पीछे की तरफ जो है उसमें फसल का नाम, जाति का नाम, लॉट नंबर, डेट ऑफ टेस्टिंग, डेट ऑफ पैकिंग, और बाकी जो स्टैंडर्ड्स हमने बताए वो होते हैं। और उसमें सबसे एक जगह आप देखेंगे उसमें लिखा होता है ट्रुथफुल लेवल। तो सर्टिफिकेशन का ही एक और वो है जो हमने इसमें कवर नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि सामने से आप जैसे आपने पूछा है वो पूछे तो हम इसको एक्सप्लेन करें।
ट्रुथफुल लेवल जो है वो सर्टिफिकेशन के सारे मानदंडों को पूर्ण करते हुए ट्रुथफुल लेवल होता है। और ट्रुथफुल लेवल का मतलब ये कि जो कंपनी जो ब्रांड पैक कर रही है वो उसकी गारंटी ले रही है कि ये सारे मानदंडों को पूरा करता है। ये तो हो गया जो ब्रांडेड है, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। और कुछ ऐसे पैकेट होते हैं जिसमें ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहता, केवल फसल का नाम रहता है। वो बिल्कुल आपका प्रश्न सही है कि वो सर्टिफाइड नहीं होता है। वो सीड का सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता होता है। उसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी बेचने वाला भी नहीं दे सकता है जब तक उसको सीधे ये नहीं पता हो कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे उगाया गया है, या उसका उत्पादन कहाँ पे हुआ है। तो जो ब्रांडेड है उसमें ऑथेंटिसिटी की गारंटी होती है। कितनी होती है वो तो इस्तेमाल करने पे पता चलता है, लेकिन ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि जो ब्रांडेड सीड है उसमें गारंटी होती है। इसका मतलब है कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आप सीड मतलब अपने ब्रांड से बेच सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कोई ब्रांड रख के सीड बेच सकते हैं। आपका सीड बिक रहा है तो आपके ब्रांड के नेम से बिक रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और ये जरूरी नहीं है कि सर्टिफाइड ही हो। इसमें कोई ऐसा लॉ नहीं है ना, कि मेरा कहने का मतलब है कि नहीं, आप बिना सर्टिफिकेशन के बेच नहीं सकते। नहीं, इसमें एक्चुअली जो है बात उल्टा है, जो आपने पूछा उसका उल्टा है। ठीक, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में हमारे देश में सीड के जो नियम है वो सबसे ज्यादा विस्तारित और सबसे ज्यादा सुसंगठित हैं और बहुत स्ट्रांग है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो विभिन्न प्रदेश के प्रादेशिक सरकारों के हाथ में होता है। तो वहाँ पे हम ये मान के चले कि करप्शन को हटा दे तो ये सारे नियम बहुत सुदृढ़ हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत सेफ है किसान के लिए। लेकिन उसमें ब्रांडिंग की बात, मतलब जब आप सीड को पैक कर रहे हैं किसी ब्रांड के अंतर्गत में, तब आपके लिए वो सारे नियम लागू होते हैं। जब आप किसी ब्रांड में पैक नहीं कर रहे हैं, लूज बेच रहे हैं, या पैकेट में कोई नाम नहीं दे रहे हैं इस तरीके का, तो वो नियम लागू नहीं होते हैं। ये है। तो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड जो ट्रेड है सीड का, वहां पे नियम लागू होते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेड जो है सीड का, उसमें ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो एक समय ऐसा था, आज से 20, 25, 30 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले, सीड इंडस्ट्री जो है ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेड के अंतर्गत थी। धीमे धीमे ये करीब 99% ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड के अंदर है। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में अभी आप बीज के दुकानों में लूज बीज बहुत कम दिखता है और अनब्रांडेड बीज भी बहुत कम दिखता है। ये लूज और अनब्रांडेड बीज जो है किसानों के बीच या किसान की संस्थाओं के बीच में आपस में जो जानकारी होती है उसके आधार पर ही ये एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर वो ट्रेडिंग में आ रहा है, मेन स्ट्रीम ट्रेडिंग में आ रहा है, तो उसमें ये सारे नियम लागू होते हैं और होने चाहिए और होते हैं। तो क्या उनका भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से मतलब निरीक्षण होता है जो ब्रांड सीड होते हैं? जैसे मैंने बताया कि ट्रुथफुल लेवल, आप उसमें पीछे देखेंगे ट्रुथफुल लेवल लिखा हुआ रहता है। तो वो ट्रुथफुल लेवल का मतलब ये होता है, और उसका जो रंग होता है, वो जो आप जहाँ पे ये छपा हुआ रहता है ये सारी चीजें, उसका रंग जो होता है वो हल्का हरे रंग का होता है। उसका एक अलग तरीके का हरा रंग होता है। जो हमने पहले बताया कि ब्रीडर सीड गोल्डन येलो कलर का होता है, टैग उसका जो फाउंडेशन सीड होता है वो व्हाइट कलर का सफेद रंग का होता है, और सर्टिफाइड सीड जो है नीले रंग का होता है। इसी तरीके से ट्रुथफुल लेवल का जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग का होता है। जो सीड के पैकेट में जहाँ पे वो सारे इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं, वहाँ पे जो एक बॉक्स बना होता है और उस बॉक्स का कलर जो होता है वो रंग होता है ट्रुथफुल लेवल का। तो ट्रुथफुल लेवल लिखने का मतलब ये है कि जो कंपनी उसको पैक कर रहा है, जो ब्रांड ओनर है, वो इसकी गारंटी दे रहा है कि सारे नियम के अंतर्गत वो खरा उतरता है, वो सारे टेस्टिंग किए हुए हैं, वो सारे नियम उसके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन उसकी गारंटी वो खुद ले रहे हैं, जबकि सर्टिफाइड सीड में जो गारंटी है वो सर्टिफिकेशन एजेंसी दे रही है। फर्क इतना ही है केवल।
जी जी, धन्यवाद। और कोई भाई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ चर्चा, क्योंकि आज हमारे पास समय है चर्चा करने के लिए, आज कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, तो नमस्कार आज डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। आपने दोनों तीनों दिन बहुत अच्छी जानकारी दी सीड सर्टिफिकेशन के बारे में, प्रोसेस के बारे में, और पूरी सीड किस तरह से इस्तेमाल करने के बारे में। तो बहुत ही लाभदायक बातें हैं ये। बस एक छोटी सी शंका है मेरी, बताइए। जिसके बारे में आप बताए तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने राशि का और ग्रहों का जो परिणाम होता है बिजाई पे, बीज रोपण पे, उसके बारे में बोला था। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आर्टिफिशियली पूरी व्यवस्था हम सिंचाई से लेकर सब करें, जैसे कि टीसीडी फार्म में होती है, एग्रीकल्चर कैंपस में होती है, और ऐसे में यदि अमावस में या जो वर्ज्य दिन आपने बोले पूर्णिमा में, ऐसे दिन में रोपा बुआई करने के बाद में उसमें क्या अंतर आया है, इस तरह के अगर कुछ एक्सपेरिमेंट हो या कुछ डेटा हो तो उसके बारे में कृपया बताइए कि भाई आइडेंटिकल कंडीशंस होने के बावजूद अगर हम जो वर्ज्य दिन है, वर्ज्य दिनों में अगर हम बुआई करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम या उसका क्या डेटा आया है, उसके बारे में प्लीज बताइए। धन्यवाद। पहली बात तो ये कि पूर्णिमा जो है वर्ज्य दिन नहीं होता है, अमावस्या वर्ज्य दिन होता है। इसके साथ साथ दो स्थिति होती है हर महीने में, जो चंद्र मास होता है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें एक स्थिति होती है जब चंद्र और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और इसी का उल्टा एक स्थिति होती है जब पृथ्वी और चंद्र की दूरी न्यूनतम होती है। तो ये दो दिन भी वर्ज्य दिन होते हैं, लेकिन वो वर्ज्य दिन जो है वो तारीख के हिसाब से नहीं कहा जा सकता है, उसका समय होता है, वो समय के हिसाब से होता है, और वो जो बिंदु होता है समय का, उस बिंदु से पहले का कुछ समय और बाद का कुछ समय जो है वो माना जाता है। और इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमने लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का हमारा, उसमें हमने इसके ऊपर कृषि पंचांग का एक वीडियो है, इसके अलावा वैदिक कृषि का वीडियो, कृषि पंचांग का जो वीडियो उसमें मैंने बहुत विस्तार में बताया। फिर भी आपका जो मूल प्रश्न है कि अगर अलग अलग दिनों में उसको किया जाए राशि के अनुसार तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, और आप इसको खुद अपने यहाँ पे कर सकते हैं। खेत में करना जरूरी नहीं है, आप अगर अपने घर में गमले में भी लगा के करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अलग अलग 3-4 प्रकार के फसल ले लीजिए। एक फल वाले फसल लीजिए, जिसमें 2 तरीके के लीजिए, एक जो बिना सहारे के सुनाई नहीं आ रहा सर? जी आवाज नहीं आई सर। शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हो, ऐसा लग रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही सर। जी जी। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली लाइट ऑफ हो गया तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हूँ। तो ये जो है हाँ, ये इसमें आप इस तरीके का एक प्रयोग कर सकते हैं, खुद करके देख सकते हैं। 2 तरीके के फल वाले फसल ले लीजिए, एक जिनमें सहारे की जरूरत नहीं होती है, जैसे भिंडी है इस मौसम में करने के लिए, या मिर्ची है, बैगन है, इस तरह का कोई एक ले लीजिए। और साथ में एक लता वाले जो फसल है, जैसे आपका टमाटर हो सकता है, या काकड़ी, खीरा हो सकता है, ये हो गए फल वाले। इसी प्रकार जो है मूल वाले, मतलब जड़ वाले फसल, जैसे मूली है या गाजर है या बीट है, इस तरह का फसल ले लीजिए। इस मौसम में करने के लिए गाजर, जैसे कुरोड़ा वैरायटी है वो बरसाती मौसम के लिए है, वो गाजर ले लीजिए। इसके बाद फूल वाले कोई फसल ले लीजिए, कोई भी फूल, गेंदा का फूल हो सकता है, कोई भी फूल हो सकता है, वो ले लीजिए। और चौथा जो है
वो पर्णवर्गीय, जैसे पत्ते वाले फसल, कोई पालक है, धनिया है, मेथी है, कुछ भी, इनको अलग अलग आप जो है 4 अलग अलग सेट बना लीजिए। इन पांचों का 5 सेट बने, फल में 2 बने और बाकी 3, 5 हो गए। इन पांचों का 4 अलग अलग सेट बना लीजिए। और पंचांग में आप देखिए कि चंद्र जब अग्नि राशि में है, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में से कोई भी राशि में, तब आप पांचों की बुआई कीजिए। इसके बाद चंद्र जब भूमि राशि में है, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में, तब पांचों की बुआई कीजिए। और इसी तरीके से जब वायु राशि है, जैसे मिथुन राशि है, जैसे कुंभ राशि है, और जैसे ये और एक राशि है, इनमें से कोई भी हो चंद्र जब गोचर कर रहा हो। और चौथा जो है वो है नीर वर्गीय, नीर तत्व जो है, जिसमें ये क्या बोलते हैं, मीन राशि आएगा, कर्क राशि आएगा और वृश्चिक राशि आएगा। तो इस तरीके से आप जब 4 अलग अलग सेट बना के और चंद्र के चारों प्रकार के अलग अलग राशियों में गोचर में आप देखेंगे, और फसल में आप देखेंगे तो अग्नि राशि में जो जब आपने लगाया है, तो जो फल वर्गीय जो है उसमें तो आपको फल वाला जो उत्पाद है, आपका उत्पाद वाला जो वो है, वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। लेकिन पर्ण वर्गीय में जब आप उसी समय, उसी दिन के लिए जब पर्ण वर्गीय में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पत्ते वगैरह जो उतने पूरे नहीं आ रहे हैं, उसमें फूल आ रहा है या फूल आने की संभावना रह रही है, या पत्ते छोटे हैं लेकिन उसमें बोल्टिंग हो रही है, हो सकती है। या मौसम के हिसाब से अगर बोल्टिंग नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए जो, जैसे पालक अगर ले ले तो पालक में जो फूल आना शुरू होता है उसको बोल्टिंग कहते हैं। तो अगर तापमान ठीक नहीं है तो बोल्टिंग नहीं आएगी, लेकिन पत्ते जो है बिल्कुल बहुत अच्छे तंदुरुस्त नहीं होंगे और उनमें कीट रोग का समस्या भी दिखेगा। इसी प्रकार मूल वर्गीय जो है उसमें आप देखेंगे कि जड़ वाला जो भाग है वो अग्नि राशि में जब आप कर रहे हैं तो जड़ वाला भाग जो उतना ज्यादा नहीं है, और ऊपर का जो भाग है उसमें वही फूल और इसकी बातें हो सकती है, फिर भी मौसम के हिसाब से। इसी तरीके से फूल वाला जो है, इसमें आप देखेंगे कि फूल से फल बन रहा है, उसमें फल बनेगा, और वो अगर फल बनने लायक है, अब गेंदा का फूल लगाएंगे तो उसमें तो फल नहीं बनेगा, लेकिन फूल उतने अच्छे नहीं आएंगे। इसी प्रकार जो मूल वर्गीय है उसमें आप देखेंगे कि जो फल वाले हैं उनमें नीचे अगर गमले में देखेंगे तो बाद में निकाल के देखेंगे तो जड़ का प्रवाह, जड़ का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन जमीन के ऊपर उतना नहीं है। तो इस तरीके से ये फर्क आप अपने आप देख सकते हैं। क्या होता है कि जिस ग्रुप में है, जिस तत्व की राशि में आप बो रहे हैं और फसल उस तत्व और राशि का है, उसमें जो उत्पादन वाला भाग होता है, फसल वाला भाग होता है, वो अति उत्तम होता है, और साथ साथ उसमें रोग और जो कीट की जो प्रभाव होता है, प्रादुर्भाव होता है, वो कम होता है। सर मेरा प्रश्न थोड़ा अलग डायरेक्शन में था कि किसान ने अगर बुआई शुरू की तो वो बीच में रोक नहीं सकता, तो ऐसे में अगर समझो अमावस्या या वर्ज्य दिन आ जाए और उसकी बुआई 3-4 दिन चालू है कंटिन्यूअसली, तो ऐसे में जो वर्ज्य दिन बीच में आता है और उस दिन अगर बुआई की तो उससे यील्ड कम हुआ, ज्यादा हुआ, ऐसे कंपेरेटिव कुछ डेटा है क्या, ये मैं जानना चाहता था। हाँ, डेटा है, डेटा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, भारत में भी है और बाहर भी है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, मेरे से चाहिए तो मैं भी, मेरे पास भी कुछ डेटा होगा, मैं आप वो अलग से वो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा। इसमें जो ये प्रश्न जो है, ये जो दिन होता है, मैंने जैसे बताया कि जो समय का बिंदु है उसके पहले और उसके बाद का कुछ पीरियड होता है, वो उस पीरियड को अगर छोड़ के आप काम करें तो ठीक है। केवल अमावस्या के लिए होता है कि अमावस्या का जो समय होता है उससे पहले के 12 घंटे और उसके बाद के 12 घंटे जो है वो वर्ज्य समय होता है, तो वो कह सकते हैं कि 24 घंटे का पीरियड होता है। बाकी जो है उसमें 4 घंटे और 4 घंटे 8 घंटे का पीरियड होता है। वो 8 घंटे अगर आपको दिन में नहीं पड़ रहे हैं तो वो दिन आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर वो दिन में पढ़ रहे हैं तो जितना भाग दिन में पढ़ रहा है उतने भाग को छोड़ के आप बाकी समय में वो कार्य कर सकते हैं। और इसका पंचांग देख के जब आप पहले से इसको अपना प्लानिंग कर लेंगे तो आप उस समय को अवॉइड कर सकते हैं।
इसीलिए जो कृषि पंचांग से जब आपको काम करना है तो वो आप पहले से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा काम किस दिन किस समय करना है और उसके लिए क्या क्या व्यवस्थापन करना है, क्या क्या रिसोर्सेज जो है वो तैयार करने हैं, लेबर वगैरह सारी